कुमार यादव, डायरेक्ट लेक्चर जयपुर। आज सामाजिक अध्ययन में इतिहास विषय के बारे में सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों को मैं भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के विषय में बताएंगे कि कैसे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और किस तरह से भारत ने मध्यकाल में एक मजबूत एवं अस्थायी साम्राज्य को स्थापित किया, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों ने बिना किसी बाधा के अपने शासन को मजबूती प्रदान की। तो हम देखेंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय भारत में उस समय तत्कालीन राजनीतिक दशा कैसी। अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें यह पता चलता है कि जब भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा, छोटे छोटे राज्यों में बटा रहा, राज्य आपस में ही लड़ते थे और एक दूसरे को पराजित करने में ही अपना समय, धन, बल सब खर्च कर देते थे। उन्हें राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव था। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी राजाओं के अंदर इस बात की ऐसी भावना थी। कुछ राजाओं के अंदर राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय चेतना जागृत थी और वह भारत को एक अखंड भारत के रूप में स्थापना करना चाहते थे, लेकिन उनके पास उतना सैन्य शक्ति या सैन्य साधन नहीं था कि जिसके बल पे वो कर सकें। लेकिन अगर सभी राजा जो छोटे छोटे राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अगर कोई बाह्य आक्रमण होता और उस पर सभी एक साथ लोग मिल करके साथ लड़ते तो मुगल साम्राज्य की स्थापना या तुर्की सल्तनत काल की स्थापना भारत में न हो पाती। लेकिन भारत में इस दिशा में राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीयता की भावना का अभाव का ही परिणाम था कि 10वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। उस समय भी भारत में एकता का अभाव था और बाबर के समय भी राजनीतिक दशा सेम टू सेम उसी तरह थी। छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ते थे और उनमें राजनीतिक एकता का अभाव था और एक दूसरे को ही पराजित करना अपना वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। इस तरह से छोटे छोटे राज्यों में बटे होने के कारण बाबर को भारत में आने में आसानी हुई और इनको एक एक करके वह हराता गया और हराने के बाद उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, अगर प्रश्न आए किसने की, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अब हम बाबर का प्रारंभिक जीवन देखते हैं। तो बाबर का प्रारंभिक जीवन बड़ा ही क्या कह सकते हैं कि बड़ा ही विभिन्नतापूर्ण था। एक तो जब उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी माता वो चंगेज खां पक्ष की थी और पिता तैमूर वंश से था। तो इस तरह दो शक्तिशाली वंशजों का खून उसके रगों में दौड़ रहा था, जिसका परिणाम यह निकला कि वह बहुत ही शक्तिशाली था। और हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि वह 14 साल का था तभी वह फरगना की राजगद्दी पर बैठा। जिस समय हम लोग खेलने कूदने या पढ़ने लिखने की उम्र होती है उस समय वह राजगद्दी पर बैठा। यह इतिहास में एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। और उसने और उसे क्या था कि वो शासन शांतिपूर्वक नहीं चलाना चाहता था। वह अपने जो पड़ोसी थे अपने साम्राज्य को बहुत विस्तृत करना चाहता था। इस तरह वह अपने यहाँ प्रारंभ से ही युद्ध प्रारंभ कर दिया और युद्ध का उद्देश्य उसका था कि हम सभी राजाओं को जीतकर अपने अधीन करेंगे और एक विकसित साम्राज्य की स्थापना करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य उसका था कि वह वहाँ पे सफल नहीं हो पाया। फरगना के आसपास उसने जितने युद्ध लड़े उसमें उसे पराजय का सामना करना पड़ा। तो पराजय तो हुआ, लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो कम नहीं हुई। तो उसने एक विकल्प फेल होने पर दूसरा विकल्प अपनाया कि जब हम यहाँ फेल हो रहे हैं तो हम देखते हैं भारत की तरफ उसको रुख। अगर देखा जाए तो यह भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अगर वह फरगना में सफल हो गया होता तो शायद ऐसा होता कि वह भारत की तरफ रुख नहीं करता। लेकिन फरगना में उसका असफलता ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और भारत की कंडीशन उस समय ये थी कि छोटे छोटे राज्यों में बटा था, एकता का अभाव था। तो उसने इस दृष्टि को इस पर ध्यान दिया और भारत में आक्रमण किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक।
अब हम देखेंगे कि बाबर के भारत में प्रारंभिक आक्रमण। सर्वप्रथम बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण बाजावर पे किया। किस पे किया? बाजावर पे किया। बाजावर एक उत्तर भारत के पश्चिमी सीमांत प्रांत पे एक छोटा सा राज्य था और वहाँ पर जो है एक बहुत ही कमजोर शासक शासन करता था। तो बाबर ने उस पर आक्रमण किया और उसको पराजित किया, और पराजित करने के बाद उसका जो हौसला था वो बढ़ा इसलिए कि उसने देखा कि मैंने बाजावर को पराजित किया, लेकिन उसके अगल बगल वाले राज्य जो है इसका कोई सहयोग नहीं किए। तो वो एक चीज़ ये जान गया कि भारत में एकता का अभाव है, और वह इस बात से जो है जब उसको जो है तसल्ली हो गई कि भारत में ऐसी स्थिति है, तब उसने जो है भारत पे एक मतलब बड़ा आक्रमण करने की बजाय उसने छोटे छोटे आक्रमण करके भारत पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। तो ये 1519 ईस्वी में उसने बाजावर पर आक्रमण किया और बाजावर को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। और दूसरा आक्रमण उसको किस पे था? 1520 में बदख्शा। किस पे था? बदख्शा पर उसने जो है आक्रमण किया। हालांकि बदख्शा के शासक ने उसका प्रतिरोध किया, लेकिन उसकी जो बाबर की जो सेना थी वो ठंडे प्रदेशों की सीमा थी, ठंडे प्रदेशों की निवास करने वाली सेना थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो प्राकृतिक रूप से इतने शक्तिशाली थे कि उनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता बहुत अधिक थी। और इसी क्षमता के बल पर उसने जो है शक्तिशाली अपने सैन्य बल के आधार पर बदख्शा को पराजित किया, और पराजित करने के पश्चात उसको अपने छोटे बेटे हुमायूं को सुपुर्द कर दिया। हुमायूं को वहाँ का युवराज घोषित करने के बाद वो विजय इस तरह से जो है 2 राज्यों के बाद तीसरे विजय पर वह निकल चुका। उसने जो है तीसरा विजय जो भारत में उस समय कांधार, जिसे भारत के पश्चिमी द्वार कहा जाता है एक तरह से, उस पर आक्रमण कर दिया। और इस तरह से अगर कांधार को वो पराजित कर लेता तो भारत में उसका प्रवेश सरल हो जाता। अब ये जो है उसके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण युद्ध था, लेकिन बाबर ने अपनी पराक्रम से, अपनी सैन्य क्षमता के बल पे, अपनी चतुराई से कांधार पर भी विजय प्राप्त किया 1522 ईस्वी में। और इस कांधार को उसने अपने सबसे छोटे लड़के कामरान को सौंप दिया, और इस तरह से जो है वह भारत में 3 राज्यों करने के बाद उसका जो हौसला था वो बहुत बुलंद हो गया। और इस तरह से उसने भारत पर अब सीधे आक्रमण करने का, केंद्रीय सत्ता को जो उस समय दिल्ली में शासन कर रही थी लोधी शासन, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उससे सीधे टकराने के लिए वो तैयार हो गया। और इसी के साथ उसने जो है अप्रैल में हरियाणा में, वर्तमान समय में हरियाणा में पानीपत का एक स्थान है, उसमें जो है पहला युद्ध लड़ा गया अप्रैल 1926 में। भारत में यह युद्ध एक तरह से इस दिशा को निर्धारित, यह बात तय कर दी कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। ये नहीं था कि भारत में किसने कौन शासन करेगा, कौन शासन नहीं करेगा। उसने ये तय किया कि भारत पे कौन शासन करेगा और कौन नहीं शासन करेगा। इस तरह से उसने पानीपत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अब सन 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर की सेनाएं आमने सामने थी। बाबर की सेना में 25,000 सैनिक थे, जिसमें घुड़सवार अधिक थे, और वो बहुत फुर्ती के साथ आक्रमण करने में निपुण थे। इसी तरह से हालांकि उस समय इब्राहिम लोधी भी जो है बहुत भारत का एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसके अंदर जो सैन्य युद्ध जीतने की जो कला होती है, जिस युद्ध क्षेत्र में जिस तरह से संचालित करने की जो कला होती है, वो बाबर की अपेक्षा इब्राहिम लोधी में कम थी। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध की नीति का पालन किया, और उसने अपने युद्ध में सेना को 4 भागों में बांटा, और उसने दाएं बाएं आगे पीछे सेना खड़ी करके इस तरह से इब्राहिम लोधी को काफी चकित कर दिया। इब्राहिम लोधी एक विशाल सेना के साथ खड़ा था, और दोनों आमने सामने सेनाओं ने खड़ी थी। 19 अप्रैल की रात को दोनों सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और इस तरह से बाबर ने जो अपनी सेना को तुलगुमा नीति के आधार पर खड़ी की थी,
उसने जो आक्रमण प्रारंभ कर दिया, जिससे इब्राहिम लोदी की सेना उसकी युद्ध नीति को समझ नहीं पाई और काफ़ी भयभीत हो गई और इस तरह से उसकी सेना तितर बितर हो गई और भागने लगी, इधर उधर होने लगी। उसके सैनिक जो है मतलब काफ़ी घबरा गए कि यह कैसा युद्ध है। और इस तरह से पानीपत के प्रथम युद्ध में एक शक्तिशाली शासक इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, जिसका कारण था कि वह युद्ध नीति बाबर की युद्ध नीति को समझ नहीं सका। यद्यपि वो बाबर से अधिक शक्तिशाली था और इतिहास में पहला ऐसा शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया था। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था, जिससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। लेकिन बाबर की जो युद्ध नीति कला थी वो उसको समझ नहीं पाया और इससे जो है उसके सेना हतोत्साहित हुई और इस तरह से इब्राहिम लोदी का जो है पतन हुआ और मुगल साम्राज्य के जो है स्थापना दिल्ली में स्थापित हुई। और इसका जो है पानीपत युद्ध के जो परिणाम निकले वो उसके बारे में हम देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध के परिणाम जो है बहुत ही रोमांचकारी थे। इसके बारे में कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जड़ें क्या हुई, जम गई। पानीपत के युद्ध का जो परिणाम निकला उसमें क्या हुआ कि मुगल सत्ता की स्थापना हुई और एक तरह से वो भारत में शासन करने के लिए तैयार थे। दूसरा परिणाम यह निकला कि पानीपत के युद्ध के साथ बाबर का भारत में दूसरी मंजिल तय हो गई। एक तो फरगना में पराजित हो गया था, अब यहाँ पे जो है पानीपत के युद्ध के विजय के पश्चात यह निर्धारित हो गया कि अब वह भारत में पूरी तरह से शासन करेगा और वह फरगना के बारे में उसने त्याग कर दिया, फरगना के बारे में सोचना बंद कर दिया और इस तरह से उसने आगरा, कन्नौज, धौलपुर, जौनपुर, ग्वालियर आदि पर क्या किया, अधिकार कर लिया। राजपूतों का दिल्ली को जीतकर हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने का स्वप्न धूल मिल गया और लड़खड़ाता हुआ मुस्लिम साम्राज्य अस्थायी हो गया। भारत में जो एकता का अभाव था उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि इतनी शक्तिशाली मतलब हिंदू राजपूत शासक होने के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना न होने से हिंदुओं का जो है दिल्ली पे शासन करने का सपना पूरा नहीं हो पाया और पुनः एक मुस्लिम साम्राज्य की, एक विदेशी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। इस तरह से बाबर ने पानीपत के युद्ध के प्रथम युद्ध में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब उसका उद्देश्य था कि जो उस समय एक दिल्ली को चुनौती दे रहे थे, जैसे खानवा के शासक राणा सांगा, चंदेरी के मेदिनी राय, घाघरा के अफगान, तो इन लोगों को वो जो है पहले पराजित करने की नीति अपनाई। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में खानवा पर आक्रमण किया। हालांकि वहां का शासक राणा सांगा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बाबर ने क्या किया कि उसमें जिहाद की घोषणा की और उसने कहा कि यह धर्म युद्ध है और इस युद्ध में हम जो है मतलब जीत जाएंगे, अगर जीतने पे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह से उसने अपने सेनाओं को जो है धार्मिक रूप से उत्साहित किया, उनको भावनात्मक रूप से मजबूत किया और उसकी सेना जो है एक बार पुनः पूरे शक्ति के साथ, जोश के साथ राणा सांगा की सेना पर आक्रमण कर दिया और राणा सांगा की सेना जो उस तत्कालीन समय की सर्वाधिक शक्तिशाली सेना थी उसको पराजित किया। इसी तरह उसने मेदिनी राय को भी पराजित करने के लिए चंदेरी के युद्ध में इसी तरह की रणनीति अपनाई। उसने शराब को त्याग दिया कि आज से शराब हम नहीं पिएंगे। इस तरह से उसने भावनात्मक रूप से सैनिकों को प्रभावित करते हुए चंदेरी को भी पराजित किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से तत्कालीन समय के जो शक्तिशाली शासक थे, बाबर ने अपने कुशल रणनीति के तहत उन्हें पराजित किया और मुगल साम्राज्य की जड़ों को और मजबूत किया। अब इस तरह से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पानीपत के युद्ध में बाबर की सफलता के कारण हमने बताया कि इब्राहिम लोदी की नीति जो थी वो बहुत ही मतलब एक तरह से सैन्य कुशल नहीं थी। हालांकि वो अपने हिसाब से उसकी जो सैन्य संचालन की विधि थी वो और अपने समय के लिए बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि एक अच्छी सैन्य रणनीति के ऊपर एक उससे भी अच्छी जो है सैन्य रणनीति
उसको पराजित करने में सफल रहे। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा कारण था उसकी सफलता पानीपत में और बाबर की सफलता का कारण कि बाबर में सैनिक दुर्बलता थी। सैन्य उसके जो थे उसकी सेना में जो है दुर्बलता थी। वे जो है भाड़े के टट्टू थे और उस पर जो है उनके अंदर राष्ट्रीय एकता का अभाव था। वो अपने लिए युद्ध लड़ रहे थे, उनको वेतन मिलता था, पैसा मिलता था, वो चाहे हारे या जीते उनको उतना पैसा मिलता था, इसलिए उसकी सैन्य दुर्बलता जो है उस युद्ध में दिखाई दी। तीसरा कारण है कि इब्राहिम लोदी नया शासक था, उसने तो जो है सत्ता प्राप्त कर ली थी, उसके अंदर शक्ति थी, वह शक्तिशाली था, लेकिन उसके अंदर उन गुणों का अभाव था जो एक सफल सैन्य युद्ध में सैन्य संचालन के लिए होना चाहिए था। तीसरा था कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में नई चीज़ों का प्रयोग किया। सबसे पहले उसने तुलगमा नीति का प्रयोग किया। इसके अलावा उसने तोपखाने का प्रयोग किया, जिसको देखकर भारतीय सेना आश्चर्यचकित हो गई, अरे ये क्या है। यह इन तमाम रणनीतियों के जो है होने के कारण बाबर क्या हुआ, पानीपत का विजय करने में सफल रहा। अब हम देखेंगे कि बाबर का चरित्र और मूल्यांकन, बाबर का चरित्र तथा उसका मूल्यांकन। बाबर का व्यक्तित्व, जैसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो संघर्ष व्यक्ति को जो है बहुत ही अनुभवी बना देता है, और अनुभव का परिणाम यह निकलता है कि उसके अंदर धैर्य, उसके अंदर जो है सोचने समझने की क्षमता अधिक जो है विस्तार रूप ले लेती है। इस तरह से बाबर का संघर्षों ने बाबर को एक शक्तिशाली, धैर्यवान और चरित्र का निर्माण करने के लिए वो सहायक रही। उसके बारे में कहा जाता है कि वह योग्य पिता था। उसने अपने 4 पुत्रों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और युद्ध में उनको साथ लेकर जाता था। जो भी कोई युद्ध जीतता था उसे अपने 4 पुत्रों में वह एक जगह का उनको युवराज बना देता था। यह उसके अंदर जो है उसके व्यक्तित्व में उसका सबसे बड़ा गुण था। दूसरा गुण था बाबर में कि वह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसका शारीरिक शक्ति जो है बहुत ही मजबूत है। संघर्षों ने उसके शरीर को बलिष्ठ बना दिया था। कहा जाता है कि जब गंगा नदी अपने पूरे बाढ़ से जो पूरे पानी उसका प्रवाह होता था, बहुत तेजी से पूरा उफनाई रहती थी, और बाबर जो है उसमें एक ही बार में इस पार से उस पार तैर कर निकल जाता था। इतिहासकारों ने उसके बारे में कहा है कि वह एक चार दीवारी पर 2 व्यक्तियों को अपने मतलब बाजुओं में दबा करके दौड़ता था, वो इतना मजबूत था। उसके बारे में इतिहासकारों ने यह कहा है कि जब वह इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद दिल्ली में शासन प्रारंभ किया तो इब्राहिम लोदी की मां ने उसको जो है खाने में जहर दे देती थी, लेकिन उसका शरीर इतना बलिष्ठ था कि उस जहर को वो सह गया। लेकिन जो है धीरे धीरे उस जहर का प्रभाव ही था कि कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की माता द्वारा दिया गया जहर बाबर के शरीर को कमजोर करता गया, और अंत में उसी जहर का परिणाम था जिसके कारण बाबर की मृत्यु हुई। लेकिन ये एक तरह से काल्पनिक घटना लगती है। हाँ, ऐसा कुछ रहा होगा कि 1-2 बार दी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसी के कारण हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार हुमायूं बहुत बीमार पड़ा तो बाबर बहुत दुखी हो गया, वो हुमायूं से बहुत प्यार करता था। उसने हुमायूं के पास गया और अल्लाह से प्रार्थना की कि हे अल्लाह, मेरे बेटे को ठीक कर दे और इसकी बीमारी मुझे दे दे। इधर हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर धीरे धीरे बीमार पड़ा, और जब हुमायूं पूरी तरह से ठीक हो गया तो बाबर की मृत्यु हो गई। इस तरह से बाबर के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं और बहुत सारी मतलब कपोल कल्पित भी कहानियां हैं, लेकिन ये इतना सच है कि बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की जो नींव प्रदान की गई थी वह अवश्य ही बहुत मजबूत थी, और उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने एक ऐसी नींव का निर्माण किया जिस पे एक मजबूत भवन बनाने के लिए उसके वंशजों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी के साथ आज हम बाबर का जो है वो समाप्त करते हैं और कल जो है अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।